नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। इस बार बीजेपी एक तरफ बोल रही है 400 पार और कांग्रेस का कहना है इस बार आर पार। 2 बार राहुल गांधी ने न्याय यात्रा कर चुके हैं, एक बार भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा। साउथ बेल्ट में इसका काफ़ी असर दिखा, कांग्रेस ने सरकार भी बना ली। पर साउथ बेल्ट के अगर बाहर जाएं, एमपी जाए, छत्तीसगढ़ जाए, राजस्थान जाए तो वहाँ पे सरकारें जा चुकी है कांग्रेस के हाथ से। 2024 का लोकसभा चुनाव है, रणभूमि बड़ी है, लड़ाई बड़ी है। 543 सीटों पर काबिज होना है, सरकार बनाना है। सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है और बीजेपी बार बार कह रही है 400 पार और कांग्रेस बार बार कह रही है आर पार। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 11 सीटों पर बीजेपी ने बहुत ही सहनशीलता से अपने प्रत्याशी को उतारा है और 11 में से 9 सीटें उनके पास थी, 7 सीटों पर टिकट काटा है। वहीं कांग्रेस के पास 2 सीटें थी और कांग्रेस ने भी बहुत ही सहनशीलता से अपने 11 प्रत्याशी को उतारा है। उसमें भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव और भी अन्य लोग हैं जो कैंपेन के बड़े चेहरे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर, पूरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के हाथों पर कि इस बार 11 में से 11 सीटें लानी है, 11 में से 9 सीटें लानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लानी है। और बीजेपी अलग राग अलाप में है कि 11 सीटें तो हम जीत गए हैं। देखना बहुत अहम होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कितनी सीटें जीतता है और कौन कितनी सीटें हारता है। हमारे साथ दीपक बैज जी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, 2019 से 19 में बस्तर लोकसभा का चुनाव जीता, 2023 में अध्यक्षता का पद संभाला और अभी हमारे साथ लोकसभा को चर्चा करने के लिए, लोकसभा के विषयों पर बातचीत करने के लिए दीपक बैज जी वीआईपी न्यूज़ में आ चुके हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दीपक बैज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद वीआईपी न्यूज़। सबसे पहला सवाल, इस बार बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार, आपका क्या नारा है? इस बार 400 पार, 200 पार, 300 पार या सरकार बनाओ या फिर आर पार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है कि इस बार 400 पार। उनको पता है कि देश में पूरे माहौल एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है, क्योंकि जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई 2014 में और 10 साल सरकार चलाने के बाद भी देश की क्या हालत है, देश के युवाओं को पता है, देश के किसानों को पता है और देश के जवानों को पता है। इन्होंने महंगाई कम करने का वादा करके आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम हुआ नहीं, 4 गुना महंगाई बढ़ गया। 35 रुपये पेट्रोल देने का वादा किए थे। आज देश में देखेंगे कच्चा तेल का कीमत आज तक का देखेंगे सबसे कम कीमत कच्चा तेल का है प्रति बैरल, लेकिन तब भी पेट्रोल और डीजल में 1 रुपये कमी नहीं हुई। गैस सीधा 1200 पहुंच गए। काला धन लाएंगे, आया नहीं। रोजगार, हर युवाओं को 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 1 करोड़ लोग को नौकरी नहीं मिला 10 सालों में। डॉलर के बदले रुपया, जब हमारी सरकार में थी तो मोदी जी पानी पी पी के गाली देने का काम करते थे हम लोग को, लेकिन आज डॉलर के बदले रुपया कितना कमजोर हुआ है ये सब जान रहे हैं आज। मतलब इन मुद्दों को लेकर आज चले तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पर मुझे जो लगता है, जैसे जिस प्रकार से आपने बोला कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सिलेंडर की महंगाई ज़्यादा है, तो क्या इस मुद्दे को मुद्दा बनाने में ही कांग्रेस असफल रही है? क्योंकि बीजेपी को आप जिस स्तर से देखते हैं, उनके आईटी सेल को जिस स्तर से देखते हैं कि वो कोई भी चीज़ों को मुद्दा बनाने में बहुत माहिर है, तो क्या कांग्रेस के इस बार के आईटी सेल फिर से कमज़ोर है? क्या कांग्रेस के नेता फिर से कमज़ोर है महंगाई को लेकर के बात छेड़ने में? क्या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़ी जगहों पर ये चर्चा जो नहीं हो पा रही? छत्तीसगढ़ में भी किसानों को लेकर चर्चा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन को लेकर के चर्चा नहीं है। 2 बार का पैसा अभी तक लोगों को नहीं मिला है। पर कांग्रेस ने, ये लोग भी कह रहे हैं, एक बार जनवरी का नहीं मिला और फरवरी का नहीं मिला है, 1300 दिसंबर का भी नहीं मिला, दिसंबर का भी नहीं मिला है बोल रहे। खैर उस समय सरकार बनी नहीं थी, पर जनवरी में सरकार बन गई थी, जनवरी फरवरी का पैसा। पर इस बात को आप कहीं उठाने में,
इस बात को कांग्रेस उठाने में कहीं ना कहीं असफल है। देखिए, झूठ अगर फैलाना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो, सच को दबाना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है, विचारधारक पार्टी है, जहां सिर्फ गांव और गरीब के लिए सोचती है। झूठ फैलाना कांग्रेस का मकसद नहीं है, सत्ता पाना कांग्रेस का मकसद नहीं है। गांव और गरीब के लोगों, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना कांग्रेस का मकसद है। क्या कांग्रेस के समय में बड़े बड़े डैम, कॉलेज, बड़े बड़े जो कहा जाए बड़े बड़े उद्योग, क्या कांग्रेस के समय नहीं बने? क्या कांग्रेस के समय हरित क्रांति नहीं आया? बैंक का राष्ट्रीयकरण किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो हम लोग अपनी चीज हम लोगों को जी के जाके बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आदत है एक बात, एक झूठ को 100 बार बोलो। हम एक सच्चाई को 100 बार नहीं बोल पाते। हो सकता है हमारी कमजोरी हो सकती है, हम एक सच्चाई को 100 बार नहीं बोल पाते, हो सकता है हमारी कमजोरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक झूठ को 100 बार बोलती है, एक झूठ को 100 बार। और एक कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक, ये इनकी मतलब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मास्टरमाइंड है। लेकिन कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? झूठ के पुलिंदे पे आप कब तक महल बनाओगे? आपकी महल ढहने वाली है। अभी 2024 में आपकी महल ढहेगी। देश की अर्थव्यवस्था आपने देखा, देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। कई देश के हर नागरिक कर्ज तले दबा हुआ है मोदी सरकार में, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। सीमाएं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री अलग बोलते हैं, देश के रक्षा मंत्री अलग बोलते हैं, उनके सांसद अलग बोलते हैं लोकसभा में। तीनों विरोधाभास है। मतलब आप सच को दबाने के लिए झूठ का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा बनाना भारतीय जनता पार्टी से सीखे। लेकिन इस समय कोई झूठ चलने वाला नहीं है। देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, नया बदलाव चाहती है। नए बदलाव के साथ हम जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, इसका लाभ मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ? क्या कभी सोचा था? एक तरफ जहां कोरोना काल में पूरी सरकार, पूरे लोग कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, लाशें बिछी हुई है, कंपनी दवाएं बना रही है, कंपनी दवाएं बना रहे, उस कंपनी से लोग ताली बजा रहे हैं, आपके कहने से ताली बजा रहे हैं, टार्च जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, हाँ ताली थाली सब बजा रहे हैं। हम ताली बजाते रह गए, आप उस कंपनी से कमीशन खाते रह गए। आप जिस कंपनी ने टनल बनाने का काम दिया उस कंपनी 55 करोड़ रुपए आप 22% कंपनियों ने 22% कंपनियों ने 50% चंदा दिया है। सिर्फ 22%। बिल्कुल। वो कंपनी कौन? तो इन मुद्दों को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, उठा रहे हैं उस मुद्दों को उठा रहे। एक मिनट, उस मुद्दे को उठा रहे हैं हम। वो कंपनियां जो है, या फिर उनको ईडी का रेड हुआ है, या सीबीआई का रेड हुआ है, या फिर आईटी इनकम टैक्स का रेड हुआ है। रेड होता है, 1 महीने के बाद आपको चंदा मिलता है। मतलब आप सिर्फ देश की जनता की पैसा को लूटने का काम किया चुनावी चंदे के नाम पे। सबसे बड़ा भ्रष्ट, सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें मोदी जी क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। निर्मला सीतारमण के पति बोल रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला ये। इससे बड़ी मतलब बीजेपी के लोग खुद बोलना शुरुआत कर दिया। का तो कहना हमारे ऊपर आज तक 10 सालों में कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा, कोई स्कैम का आरोप नहीं लगा, हमारे कोई नेताओं के ऊपर नहीं लगा। यही तो ये देश का जनता देख रही है ना। आप एसबीआई को लिस्ट देने के लिए मना करते हो। सुप्रीम माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, उनके दबाव में लिस्ट आया तो दूध का दूध पानी पानी हो गया। आज उन कंपनियों के नाम से करोड़ों रुपए चंदा वसूले। मतलब काम दे दो, उनके बदले में कमीशन ले लो। कंपनियों पे छापा मारो, उनके बदले में चंदा ले लो। यही धंधा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। देश की जनता के आंखों में धूल झोंककर गरीबों को पैसा लूटने का काम किया। एक तरफ 2 उद्योगपति और दूसरी तरफ कंपनियों से चंदा वसूलने का काम किया। ये सब जनता देख रही है। ये तो सिर्फ अभी झांकी है ना, ये तो सिर्फ झांकी है। अभी तो पीएम केयर फंड आने दीजिए। हम तो बोल रहे हैं पीएम केयर फंड आने दीजिए ना। यही मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे बोलते थे कि 1-1 रुपए जानने का अधिकार देश के नागरिकों को है। तो आज पीएम केयर फंड को आईटीआई के दायरे से क्यों बाहर रख दिया? क्यों बाहर रख दिए? आरटीआई बाहर अंदर आना चाहिए तो देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी होता। ये तो सिर्फ चुनावी चंदा घोटाला है। अभी पीएम केयर फंड का भी ना बहुत बड़ा घोटाला आने वाला है।
आपने ईडी की बात की, आपने सीबीआई की बात की, आपने आईटी की बात की, तो मेरा अगला सवाल सीबीआई, आईटी और आईडी के रेड जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं पर या विपक्ष में पड़ रहे हैं, उससे क्या इंडिया अलायंस जो है वो कमज़ोर होगा? कहीं कमज़ोर नहीं। इंडिया अलायंस का आप देखेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ मुंबई में, पूरी इंडिया अलायंस आई थी, वहाँ की भीड़ और वहाँ के कार्यकर्ता, पब्लिक की उत्साह। 31 तारीख का रामलीला का मैदान का भीड़, वहाँ की जनता का उत्साह देखेंगे। नीतीश कुमार का साथ छूट गया। नीतीश कुमार देखो, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, बड़े बड़े नेता जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के कैंपेनर बन सकते थे, इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे बन सकते थे, इंडिया अलायंस के लिए वोट को कनेक्ट किया जा सकता था, लोगों को कनेक्ट किया जा सकता था, वोट बटोरा जा सकता था, वो सारे नेता जेल में है। और भूपेश बघेल के भी ऊपर एफआईआर है। क्या चुनाव से पहले, मेरे दो सवाल एक ही सवाल में, कि जिस तरीके से सभी लोगों को जेल में डाला जा रहा है, क्या इसका असर कांग्रेस के वोट बैंक पे पड़ेगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई है, तो क्या चुनाव से पहले उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी? आपका पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में, शिबू सोरेन जी को जेल में, ऐसे कई नेता हैं जो विपक्षी पार्टी को नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत फंसाया और उनको जेल में डाल दिया ताकि चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्या कांग्रेस के खाते को फ्रीज नहीं किया उन्होंने? कांग्रेस खाते को फ्रीज किया, पैसा काटे, 1823 करोड़ का वसूली का नोटिस दिए। ये कौन सा तरीका है? मतलब लोकतंत्र में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी दल नहीं लड़ेगी, अधिकार उनको ही है। मतलब ये तानाशाही कहाँ से आया? नंबर एक, सिर्फ चुनाव के डर के वजह से इस तरह के हरकतें हिटलरशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, रही बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर, महादेव वेब का बहुत आरोप लगाए, हमारी सरकार ने कार्रवाई भी की, कई लोगों को जेल भेजे, कई लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, उनको बंद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चिट्ठी लिखे, और यही राज्य आज सरकार आज कहती है कि महादेव बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। क्यों? आपको चुनाव जीतने के लिए महादेव ऐप का सहारा लिए आप, चुनाव खत्म हुआ आप उसको जारी रखोगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी बॉन्ड की तरह आपको महादेव ऐप से कहीं चंदा तो नहीं मिल रहा है? चंदा तो नहीं मिल रहा है। देखिए, ये कांग्रेस के विपक्ष नेताओं को डराने और धमकाने के लिए एफआईआर, ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले भूपेश बघेल जी को, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले हमारे अन्य नेताओं को। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने बोला था संजय सिंह ने कि स्वागत है ईडी का, और अगले दिन ईडी पहुंच गई थी। आप भी ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले, तो कहीं तो बोल रहा हूं ना, हाँ, गिरफ्तार कर ले भूपेश बघेल जी को, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लेना। भूपेश बघेल जी जेल जाएंगे, जेल से चुनाव लड़ेंगे। हिम्मत है तो कवासी लखमा जी को गिरफ्तार कर ले, हिम्मत है तो अमरजीत भगत जी को कर ले, हिम्मत है तो और कर ले। देखिए, आप सिर्फ डराने के लिए उसका उपयोग कर रहे हो। सत्ता में हो, ईडी, सीबीआई और आईटी आपके अंडर में है, उसको सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। आप चंदा लेने के लिए उसका दुरुपयोग कर रहे हो, विपक्षी नेताओं को डराने के लिए दुरुपयोग कर रहे हो। आपके पास जनार्दन रेड्डी चले जाते हैं, कितने करोड़ का घोटाला है, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं वो। आपके पास अशोक चौहान जाते हैं, आपके पास और कई ऐसे बीजेपी के नेता जाते हैं, कई ऐसे दूसरे दलों के नेता भी जाते हैं, अपने पार्टी के लोग जाते हैं। तो बीजेपी में जाके वो जब दूसरे दलों में रहता है, वो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारी का आरोप लगता है उसके ऊपर, ये भ्रष्टाचार है। जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो वॉशिंग मोदी पाउडर से धुल जाता है, क्लीन हो जाता है। ये कौन सा तरीका है? ये सब देश की जनता देख रही है, माफ़ नहीं करेगी देश की जनता आपको। अच्छा, एक बात बताइए, विकट परिस्थिति है आईडी के रेट में, ईडी के रेट में, और बहुत सारे जो रेट्स कांग्रेस के लोगों पर पड़ रहे हैं, ये बहुत विकट परिस्थिति है। इस परिस्थिति में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए दिन पर दिन मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दिन पर दिन चुनाव लड़ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं? दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि नेताओं का जाना, एक तरफ आईडी परेशान करना। आप देखेंगे तो अमरजीत भगत जी के यहाँ जब रेड हुई, उन्होंने रोते हुए कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे 4 दिनों तक बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ा, मैं 4 दिनों तक बहुत परेशान रहा। तो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए बहुत मतलब संवेदनशील तो है, बहुत परेशानियों का भी मामला है। कहीं परेशानी का मामला नहीं है।
चुनाव नेता नहीं लड़ता है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। हाँ, नेता सामने मजबूती के साथ खड़े रहता है, ये सच्चाई है। हमारे नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, FIR किया जा रहा है और उनको अन्य जांच के नाम से उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अपनी ओर अपनी पाली में लाने का प्रयास, लालच देके अपने पाली में लाने का प्रयास किया। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्या हमारा छोटा कार्यकर्ता जा रहा है क्या बीजेपी में? नहीं जा रहा है ना। हमारा बूथ लेवल कार्यकर्ता नहीं जा रहा है ना। काम वही करेगा हमारा बूथ लेवल कार्यकर्ता, मतदाताओं को निकालने का, बूथ की सुरक्षा, मतदाताओं को निकालने का, कैंपेन करने का, वोट डालने का। असली कार्यकर्ता तो हमारा बूथ में बैठा हुआ है। किसी नेता को डरा सकते हो, किसी नेता को प्रभावित कर सकते हो, कार्यकर्ता को प्रभावित नहीं कर सकते। कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और एक लोकसभा हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, 11 लोकसभा सीट में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। दीपक बैज ने 2019 में सिर्फ एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, बस्तर पर। इस बार 11 सीटों की जिम्मेदारी दीपक बैज के हाथ में। बिल्कुल। देवेंद्र यादव को भी दुर्ग से ना देकर के आपने बिलासपुर से टिकट दिया। कोई लोकल चेहरे को, बड़े चेहरे को आप उतार सकते थे, पर आपने उतारना जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं? दुर्ग में लोकल चेहरा लड़ रहा है राजेंद्र साहू जी, दुर्ग में लोकल चेहरा लड़ रहा है। क्या वो भूपेश बघेल जितने फेमस है, देवेंद्र यादव जितने फेमस है, उतने फेमस क्यों है? नहीं? दीपक बैज क्या बस्तर ही चुनाव लड़ सकते हैं क्या? क्या हम दूसरी जगह नहीं लड़ सकते चुनाव? अगर पार्टी जीत सकती है वहाँ, कार्यकर्ताओं की मांग है, जनता की मांग है, अगर वहाँ जीत सकते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी में हो, कहीं पे भी उपयोग कर सकती है। क्या सरोज पांडे कोरबा जाके नहीं लड़ रही क्या? वो भी वहाँ जाके लड़ रहे हैं। नहीं तो सरोज पांडे की तो सीट वहाँ थी नहीं, क्योंकि दुर्ग में हाँ? पहले से क्यों नहीं? दुर्ग लड़ सकती थी, विजय बघेल जी थे। दुर्ग लड़ सकती थी वो। तो विजय बघेल का टिकट काटना, 2 लोगों का ही तो टिकट बीजेपी ने ही नहीं काटा, एक संतोष पांडे और देखिए, एक विजय कांग्रेस का बघेल। मजबूत चेहरा है, हमारा मजबूत चेहरा है। 11 सीटों में कहीं पे भी चुनाव जाके लड़ सकते हैं, ऐसा मजबूत चेहरा है। हमको चुनाव जीतना है, देश में सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को गाड़ कर फेंकना है। इसलिए निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने कैंडिडेट दिया, भरोसा किया प्रत्याशियों पर, सब कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं और हम इस समय 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी। आप ही के बड़े नेता, बड़े चेहरे कवासी लकमा एक तरफ बोलते मैं दुल्हन देखने गया था, मुझे दूल्हा बना दिया, क्या मैंने टिकट मांगा। ये एक तरह का स्टेटमेंट जो उनका वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इन सब स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता था उनको? मैं तो चाहता था कि दीपक बैज जी बस्तर से चुनाव लड़े, पर मैं दुल्हन देखने गया और मुझे ही दूल्हा कांग्रेस पार्टी ने बना दिया। देखिए, आप रायपुर की बात करेंगे, रायपुर की आप भाषण देखेंगे, रायपुर की बोली भाषा देखेंगे तो अलग है, बस्तर का भाषण और बस्तर का बोली भाषा अलग है। कवासी लखमा जी बस्तर के वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, मंत्री भी रह चुके, उनको पता है कहाँ क्या बोलना है। और वो उनका ही भाषण देने का तरीका है कि बस्तर में कैसे भाषण देना है, बस्तर के लोगों के बीच में कैसा जाना है, जो उनके घर में हम दिल बना ले। ये तो इनका भाषण देने का तरीका है। भले उस भाषण कोई अलग अर्थ निकाल ले, रायपुर में उसका अलग अर्थ निकाल ले, कोरबा में अलग अर्थ निकाल ले, उसका इंदौर में अलग अर्थ निकाल ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन बस्तर की जनता को उसको मायने क्या रखता है, उसको दिलों में बसने वाली बात अगर कोई करता है तो कवासी लकमा करता है। बड़ा चेहरा आपने उतारा है। वो बोलते हैं मैं एक बार एक आदमी का बीड़ी पीता हूँ तो 1 वोट मेरा पक्का हो जाता है। बिल्कुल। पूरे छत्तीसगढ़ में दारू बैन हो जाएगा, शराब बंदी हो जाएगी, पर मैं बस्तर में नहीं होने दूंगा, क्योंकि बस्तर के लोग थके हुए होते हैं, बस्तर के लोग बहुत मेहनती होते हैं। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट सब बाहर निकल रहे हैं, इसको बीजेपी बाहर निकाल रही है। और एक सवाल में फिर एक सवाल मैं जोड़ दूँ, जिस प्रकार से 1 अप्रैल 2024 से नई आबकारी नीति लागू हुई है, जिस प्रकार से शराबों में वृद्धि हुई है 20-20% की, 30-30% की, किसी में तो ऐसी वृद्धि है कि 40 के आसपास देखने को मिल रहे प्रतिशत। 150 रुपये के एक बोतल में वृद्धि हो गई। तो क्या लगता है, कांग्रेस जिस तरीके से आप शराबबंदी को लेकर के घिरे थे, तो क्या आप बीजेपी को घेरने में शराब के मामले में पूरी तरीके से असफल हैं? रजिस्ट्री शुल्क 30% काट दिए। देखिए, कहीं असफल नहीं है। कल ही हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कल ही ट्वीट भी किए, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। देखिए,
यही भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक कहते थे कि शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। हमारी सरकार में 100 से अधिक दुकानों को बंद करने का काम किए। हमारी सरकार में शराब की रेट नहीं बढ़ाए। हमारी सरकार में ठेला, पान ठेला या फिर अन्य किराना स्टोर में दारू नहीं बिकने उनका कहना है कि उन्होंने इसलिए रेट लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखें 15 साल भी ठेला में शराब बिका है और किराना स्टोर में शराब बिका है। अभी भी वही हालत है। अभी दुकान और खुल रहे हैं। नंबर 1, दारू का रेट सीधा 150 रुपये आपने बढ़ा दिया। किसको बोलते हैं आप बताइए ना। मतलब आपके पास पैसा, सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दारू का रेट बढ़ा के, आप शराब का रेट बढ़ा के छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का काम आप कर रहे हो। सीधा सीधा लूटने का काम कर रहे हो। किसको बोलते हैं 20, 30, 40% बढ़ाना। ये मतलब सिर्फ शराब के आड़ में, अहाता को भी उन्होंने, हाँ, शराब के आड़ में आप पैसा कमा रहे हो। गरीबों का जेब में डाका डाल के अपना जेब भर रहे हो आप। रेत का रेट 3 गुना हो गया, 3 गुना बढ़ गया। अब जो 30% हमारा रजिस्ट्री शुल्क था, हमारी सरकार में छूट दिया था, उसको काट दिया आप। मतलब आप किस तरह से सरकार चला रहे हो। मतलब सीधा सीधा गरीब की जनता को लूटने का काम आप कर रहे हो। 3 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ पूरी हाहाकार हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता हाहाकार हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। इतने देखो, वैसी केंद्र सरकार की, वैसी मोदी सरकार की महंगाई को लेकर ऑलरेडी जनता झेल रही है, लेकिन ऊपर से एक हथौड़ा और राज्य सरकार ने मार दिया। कांग्रेस बकायदा उठा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 मुद्दों को लेकर जनता, केंद्र सरकार की नाकामी, 3.5 महीने की सरकार, राज्य सरकार की नाकामी, और आने वाले हम कौन से नए मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी 5 गारंटी, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। कब तक कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया जाएगा? घोषणा पत्र लगभग हमारा क्लियर है। 5 न्याय योजना को लेकर हम जा रहे हैं। नारी न्याय, जहां हम लोग 1 लाख सालाना गरीब महिला माता बहनों को हम देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी 12,000 दे रही है, हम सालाना 1 लाख रुपए। और जो केंद्र सरकार की नौकरियों में सीधा बराबर का हिस्सेदारी। युवा न्याय में हम सीधा सीधा केंद्र सरकार के जितने भी लाखों पोस्ट खाली हैं, उन पोस्ट को, हम पद को सीधा उनको नौकरी देने का काम करें। सीधा नौकरी पक्का। ये इस तरह से किसानों के लिए किसान न्याय में एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। जो स्वामीनाथन कमेटी, जो किसान मांग रहे हैं ना, देश के किसान जो 15 महीना 1.5 साल तक हड़ताल किए, अभी फिर हड़ताल कर केंद्र सरकार खिलाफ में, दिल्ली सरकार मोदी खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनको स्वामीनाथन कमेटी की गारंटी दे रहे हैं, एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। और पूरी देश में कर्जा माफी फिर करने जा रही है इस समय कांग्रेस पार्टी। इन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। 400 रुपये मजदूरी, मजदूरों के लिए, जहां 150 रुपये मजदूरी फिक्स कांग्रेस सरकार ने की थी 2014 से पहले, रोजगार गारंटी के नाम से 150 दिन और मजदूरी रेट कांग्रेस ने तय की थी। इस समय फिर 400 रुपये हम मजदूरों को देने के लिए फिक्स किए, ताकि इस देश के युवा, इस देश की महिला, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के शिक्षित बेरोजगारों को उनका हक मिल सके, ना कि सिर्फ चंद 2 उद्योगपतियों का हक मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 सालों में जनता को पैसा को लूटकर सिर्फ 2 उद्योगपतियों को देने का काम किया। हमारी कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी ना, उन उद्योगपतियों से पैसा वापस कर हम जनता को वापस करेंगे। तब 1 लाख माता बहनों को मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा, किसानों को एमएसपी मिलेगा, तो किसानों का कर्जा माफी होगा। ये कांग्रेस की नई एजेंडे, नई प्लान है। कांग्रेस की सरकार बनते ही अडानी अंबानी जेल में होंगे? अभी तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। मैं तो देखिए, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इस प्रदेश में मुझे अधिकार नहीं है कौन जेल में होंगे, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। जब सरकार बनेगी, सरकार चलाएंगे, बैठेंगे, वो लोग तय करेंगे। 40 लोगों की लिस्ट है जो छत्तीसगढ़ दौरे में आएंगे, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, ऐसे 40 लोगों की बड़ी लिस्ट आप लोगों ने तैयार की है। तो क्या इन लोगों के कैंपेन से, क्या इन लोगों के आने से छत्तीसगढ़ के वोटों पर, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कितना असर रहेगा? निश्चित रूप से जो हमारे 40 लोगों का स्टार कैंपेनर हैं, इनसे निश्चित छत्तीसगढ़ को फर्क पड़ेगा।
सभी वर्गों में, सभी समाजों में, सभी लोगों में, सभी वर्गों में। और हम लोग लगातार लोकसभा वाइज इसके लिए प्लान किए हैं, किस स्टार कैंपेनर को किस लोकसभा में जाना है, कहाँ जाना है, वो लगातार हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर ली है मैदान में उतरने के लिए। फर्स्ट चरण का नॉमिनेशन हो चुका, कैंपेन चालू है। सेकेंड चरण का नॉमिनेशन चल रहा है, कल अंतिम हो जाएगा और इसका भी कैंपेन चालू हो जाएगा। तीसरा चरण का नॉमिनेशन होना बाकी है। हम लोग तीनों चरणों को बराबर हम लोग फोकस किए हुए इस समय और तीनों चरण हम लोग मजबूती के साथ 11 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। 11 सीटों में, एकदम आखिरी सवाल और बिना लाग लपेट के मैं सवाल पूछ रहा हूँ, 11 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटों पर छत्तीसगढ़ में जीत अपनी दायर करेगी? 11 सीटों में इस समय कांग्रेस 11 सीटों में मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस समय छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आपने 1 सीटें बृजमोहन अग्रवाल को गिफ्ट कर दी है। कोई गिफ्ट नहीं है, बोलते हैं कि आप जीत लो। कोई गिफ्ट नहीं है। विकास उपाध्याय 24 घंटा 20 घंटा मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाला, जनता के बीच में रहने वाला है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है। इसलिए विकास उपाध्याय एक अच्छा फाइटर मैन को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखते रहना इस समय बहुत सारी ऐसे सीटें चौंकाएगी जो कभी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा, भारतीय जनता पार्टी कल्पना भी नहीं की होगी। उन सीटों पे नया रिजल्ट आएगा इस समय और हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया और बताया कि लोकसभा में इस बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पर मैं बता दूं आपको कि रायपुर लोकसभा से बृजमोहन अग्रवाल एक तरफ खड़े हैं और रायपुर लोकसभा से एक तरफ विकास उपाध्याय खड़े हैं। वही विकास उपाध्याय हैं जिन्होंने पिछले बार दमदार मंत्री PWD के विभाग वाले मंत्री को हराया था और उन्हें 5 साल विधानसभा से बेदखल रखा था, राजेश मूणत को हराया था। इस बार राजेश मूणत ने फिर से विकास उपाध्याय को हराया है, पर पार्टी ने भरोसा दिखाकर विकास उपाध्याय को टिकट दे दिया है। खैर, छत्तीसगढ़ में सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर माने तो रायपुर का है, जहां पर कांग्रेस एक बार भी जीत दर्ज नहीं की है। इस बार भी बहुत सेफ जोन से बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल का चेहरा आगे किया है और कांग्रेस ने विकास उपाध्याय का चेहरा आगे किया है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर कौन कितना असर डालेगा, बीजेपी के हाथ में कितनी सीटें होगी और कांग्रेस के हाथ में कितनी सीटें होगी, ये समय बताएगा। ये 4 जून का दिन बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखना ना भूलिए VIP न्यूज़। मैं दुलारे अंसारी।